नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में घमासान जारी है। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आलम यह है कि न सिर्फ स्थानीय नेताओं पर बल्कि देश भर के सैकड़ों अनुभवी नेताओं को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की चुनावी समर में झोंक दिया है और जीत के लिए चारों तरफ से फील्डिंग करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चाहे कितने भी दांव खेल ले, जनता इस बार विकास की लय से डिगने वाली नहीं है और बीजेपी के तमाम दांव चारों खाने चित होने वाले हैं। आज छत्तीसगढ़ के इसी सियासी युद्ध पर होगी बात, लेकिन इससे पहले देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई है, तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है तो कांग्रेस भूपेश के चेहरे पर कमबैक का नारा दे रही है। बाकायदा बीजेपी ने तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के लिए आउटसोर्सिंग की रणनीति तैयार कर ली है, जिसके चलते पहली बार आचार संहिता लगने से पहले देश भर से बीजेपी के 220 बड़े नेताओं की फौज अगले 2 महीनों के लिए छत्तीसगढ़ में अपना डेरा जमाएगी और चुनावी समर में बीजेपी की नैया पार लगाने में जुट जाएगी। अभी भूपेश बघेल जी को बहुत चीजें नहीं बचेगी, यानी उनको खुद के बोलने के लिए कोई सामान बचा नहीं है। इसलिए अगर हम कमरे में बैठक करेंगे तो भी कहते हैं जनता नहीं आ रही इसलिए कर रहे। अब पता नहीं कि हर काम अलग, ये कांग्रेस नहीं है जो कोई बाबा या कोई बहन या कोई प्रियंका या सोनिया आदेश करी। यह पार्टी पूरी रणनीति से सिस्टम से चुनाव लड़ती है और इसलिए बहुत सी बातें होती है जो बैठ के छोटे ग्रुप में होती है। मैं खुद कोर कमेटी की बैठक लेने जाता हूँ, कल रैली भी होगी प्रधानमंत्री 3 तारीख को जगदलपुर में आने वाले। तो ये लगातार अलग भूपेश जी के पास अपनी पार्टी की चिंता करें, हम क्या करें क्या नहीं करें उसकी। उनको पहले दिन से मेरे आने के बाद ही भय पैदा हो गया कि कुछ न कुछ अब होने वाला है और होना शुरू हो गया बस। और लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए चुटकी ली है और ये कहते हुए कि 3 कम पड़ गए तभी तो चुनावी नैया पार लगाने के लिए बीजेपी को अब 220 की जरूरत आन पड़ी है। कांग्रेस का तो ये भी दावा है कि जब बीजेपी आला कमान को ही छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन और यहाँ के नेताओं पर भरोसा नहीं तो जनता को इन पर भरोसा क्यों होगा। छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़िया कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में काम करने से मना कर दिए हैं। और जो यहाँ के नेता हैं उनके ऊपर तो उनका केंद्रीय नेतृत्व तो भरोसा नहीं कर रहा है। और कल भी अमित शाह जी आए थे, नड्डा जी आए थे, BL संतोष जी आए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो प्रभावशाली नेता हैं उन सबको बैठक से दूर रखा गया। सिर्फ औपचारिकता के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी और 1-2 लोगों को बुलाया गया था। अब ये चाहते हैं कि जो इनके चुनाव का संचालन है उसको भी उन्होंने बाहर के नेता को दे के रखा हुआ है। चुनाव प्रभारी भी मनसुख मंडाविया को बना के रखा हुआ है और अब हर विधानसभा क्षेत्रों में भी ये बाहर के नेताओं को जिम्मेदारी दे रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के ऊपर में इनको भरोसा नहीं है, तो जिनको छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं है उनको छत्तीसगढ़ की जनता कैसे भरोसा करेगी। ये मतदाता भी अब बाहरी राज्यों से बुला के ले आए। कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के अनुभवी नेताओं को कमान के बाद भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का स्थानीयवाद चलता है या बीजेपी की आउटसोर्सिंग। रायपुर से विकास यादव की रिपोर्ट। तो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से नेता आउटसोर्स किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, इस पर सीधे तौर पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर तंज कसा है। मतलब 3 बड़े वालों से नहीं हो पाया, ये साफ यहाँ पर ट्वीट आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये ट्वीट है जिसपे उन्होंने साफ निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। कहा है कि 220 क्या 440 ले आइए, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक उत्थान को देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ की सभ्यता भी उन्हें प्रभावित करती हुई नजर आएगी। तो ये ट्वीट के साथ ही साथ कांग्रेस ने निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। अब देखना ये होगा कि चुनाव में जनता किसकी ओर झुकाव रखती है। हमारे साथ पैनल पर सभी लोग जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूं मैं। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा अनिल सिंह चौहान जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। और जयप्रकाश यादव जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जयप्रकाश जी आप ही से, जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगा रही है कि चाहे आप 220 क्या 440 भी ले आइए, छत्तीसगढ़ की जनता इस बार उनके विकास के साथ ही जाएगी, कहीं भी डिगने वाली नहीं है।
जी जयप्रकाश जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है, मैं आपके पास वापस आती हूं। हमारे साथ अनिल जी भी लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को लेकर आप सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन एक बात भी बिल्कुल तय है कि तमाम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग जो रणनीतियां वो लेकर आते हैं, वो कहीं ना कहीं सार्थक भी होती हैं और चुनावी नतीजों पर प्रभाव भी डालती हैं। यही वजह है कि देश के ज्यादातर राज्यों में उनकी सरकार है। देखिए प्रियंका जी, ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। छत्तीसगढ़ में कम से कम ये प्रयोग नहीं चलता। यहाँ के चुनावों का नेतृत्व या लगभग कमांड जो है वो अमित शाह जी के हाथ में है। अमित शाह जी 2018 में भी कमान संभाल रहे थे और उन्होंने कहा था कि अब की बार 65 पार, और 65 पार हम हो गए। तो देखिए इसी तरह ये छत्तीसगढ़ में जो बाहर से लोगों को लाकर प्रभावित करने का काम करते हैं चुनाव को, सिर्फ लोगों को नहीं लाते, छत्तीसगढ़ में बाहर का पैसा भी लाते हैं। अदानी अंबानी जैसे कई कुछ जो इनके अरबपति दोस्त हैं वो इनके मित्र लोग का फाइनेंस भी लेके आते हैं। सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग लगातार जारी है। लेकिन देखिए छत्तीसगढ़िया जनता जो है वो बहुत सीधी और सटीक बात समझती है और छत्तीसगढ़ जनता को लेकिन इस तरह बिना सबूत के कभी आप ईवीएम की बात करते हैं, जिन राज्यों में आप चुनाव जीत जाते हैं फिर ईवीएम का रोना नहीं रोया जाता। तो इस तरह के बिना सबूत के, बिना सिर पैर की बातों के आरोप लगाने से क्या होता है? यदि आपके पास वाकई में कोई सबूत है तो जनता के सामने रखिए। प्रियंका जी, सबूत तो सबके सामने है। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सबूत सबके सामने है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक से लेके जो मंडल होता है, जिला प्रदेश किसी की नहीं चल रही है। रह गई अदानी अंबानी की बात, तो मैं आपको बता दूं, बस्तर की जो खदानें छत्तीसगढ़ की सरकार ने मना कर दिया, जो रमन सिंह टाइम में अदानी ग्रुप को दी गई थी, हमने कह दिया भैया हमको नहीं देना है। केंद्र की सरकार उसको अप्रूव नहीं कर रही है, वो रोक के रखी है। उसको ये उम्मीद है कि शायद हमारी सरकार आ जाए तो हम फिर उसको क्लियर करा लें। आप देख लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ में और बड़ी बात आपको बता दूं, 80,000 लगभग ट्रेनें रद्द हुई है छत्तीसगढ़ में, चल रही है तो सिर्फ अदानी की कोयले की ट्रेनें। अदानी के लिए क्या रेलवे की पूरी व्यवस्था बनी है? अभी भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों रायगढ़ आए थे, रेलवे कॉरिडोर का वो चले गए कार्यक्रम करके। रेलवे कॉरिडोर क्यों? क्योंकि अदानी की ट्रेनों को चलना है। तो इनका सारा प्रायोजित कार्यक्रम उन्हीं के लिए रहता है। ये आप अडानी की बात कर रहे हैं, वो भी तो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री आवास की जो योजनाएं मिलती थी आपकी रुकावट की वजह से लोगों को नहीं मिल पाई है। देखिए 2020-21 में छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए पूरे राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला। उसके बाद इन्होंने सौतेली और दोगली नीतियां अपनाना चालू कर दिया छत्तीसगढ़ की सरकार ने। उसके कारण नई आवास स्कीम लाई, मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना। जैसे इन्होंने धान में अड़ंगा लगाया तो यहाँ ठीक है, आपके इतने आरोप है, मैं जवाब ले लेती हूँ जयप्रकाश जी से। जयप्रकाश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जयप्रकाश जी, बहुत से आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं अनिल जी। अडानी अंबानी का पैसा आता है चुनाव में, उसके बाद उनका यह भी कहना है कि सौतेला व्यवहार किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना में। प्रधानमंत्री आवास योजना में 16 लाख परिवारों को ठगने का काम अगर किसी ने किया है तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। और आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री जी आज प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिख रहे हैं और लाभार्थियों की सूची का सत्यापन जब केंद्र मांग रही थी तो समय नहीं दे रहे थे, तो राज्य सरकार ने उसको लटकाने का काम किया है। सबसे पहली बात, इसी से भूपेश बघेल जी अभी जागे जब चुनाव पास आया है। और इसके लिए टीएस सिंहदेव जी ने भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, क्योंकि 8 लाख परिवार को आवास देने से आपकी सरकार ने रोका था। भूपेश जी आपके इस उच्च सोच के चलते आवास सिर्फ रुके नहीं, बल्कि प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है राजस्व में। ये बात किसी से छुपी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात की जो ईवीएम की बात कह रहे थे कि ईवीएम, इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। राहुल गांधी पर देश की जनता को भरोसा नहीं है, इसीलिए ये ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। और नगर निगम के चुनाव में तो हम बैलेट टीम कौन आ रहा है और कैसे लोकतंत्र से आपको नेताओं को बताना पड़ रहा है 220, 440, अभी 100 विधायक आके गए। राष्ट्रपति शासन की जो बात कह रहे थे, राष्ट्रपति शासन छत्तीसगढ़ में नहीं लगा है, बल्कि छत्तीसगढ़ जो है वो एक एटीएम के तरह काम कर रहा है 10 जनपद के लिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं का लाभ, चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे अन्य कोई भी जन कल्याणकारी योजना हो, केवल उसी का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल पा रहा, केंद्र की योजनाओं का लाभ।
की जो योजनाएं है, नरवा गरवा घुरवा बारी, उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी इबारत लिखी है। ये बहुत दुख की बात है कि इन्होंने गोबर में भी बड़ा बड़ा घोटाला किया है। ये दुख की बात है कि जीएसटी में इन्होंने बड़ा घोटाला किया। ये दुख चलिए। की बात है कि कोल आवंटन में ठीक बड़ा है घोटाला किया। जयप्रकाश जी, बहुत सारी बातें हैं विपक्ष में, आप तमाम मुद्दों को उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि चाहे आप 220 ले आइए, चाहे 440 ले आइए, जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में योजनाओं का ऐलान हो रहा है, जनता को योजनाओं के साथ ही शिलान्यास, लोकार्पण, तमाम चीजें मिल रही हैं, उनका कहना है कि इसी विकास के बल पर वो एक बार फिर से चुनाव जीतेंगे। विकास जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है धरातल पर, केवल विज्ञापन पर विकास दिखाई दे रहा है। और इस तरह सरकार की 9 साल की जो उपलब्धियां हैं वो जनता को दिखाई दे रही हैं। इनके पिछले 4.5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो खराब है। इनके उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने खुद कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की पक्की है, 70 विधायकों की संदेह के दायरे में है। मतलब 70 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बेहद खराब है, जनता को उस पर भरोसा नहीं है। कैसे में सामने वाले हैं। और इसको पता चल चुका है कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी इनके दौरे से ये जो इनकी चूल्हे हिली हुई हैं और ये सरकार जाने वाली है, इससे भयभीत हो चुके हैं। तो पेट में जो है दुख होता है, दर्द होता है जब हमारे केंद्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ में दौरा होता है। और इस बार जनता ने ये नारा ठान कर रखा है मन में, 2023 में स्पष्ट दिखाई देगा, बदल दो ये डरी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार न बदल दो। अनिल जी जवाब दीजिएगा। जनता में अनिल जी जवाब दीजिएगा। साफ कहना है उनका कि मुख्यमंत्री आप चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं जब चुनाव में कुछ ही समय बचा है। प्रियंका जी, बहुत मैं विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करूंगा कि मैं इनके एक बात का जवाब दूंगा, थोड़ा सा रोकिएगा मत, जैसे आपने इनको नहीं रोका। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कुर्सी संभालते ही कर्ज माफी का निर्णय लिया, तब चुनाव नहीं थे। उन्होंने धान का जो कीमत 2500 रुपए प्रति क्विंटल का वादा था कांग्रेस के घोषणा पत्र में, उसी वर्ष पूरा करने का काम किया। 10,000 करोड़ रुपए के करीब किसानों का माफ हुआ, लगभग 22-24 लाख किसानों का। और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानी प्रवक्ता को बता दूं, 1,75,000 करोड़ रुपए यहां छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों के खाते में गया है, वो किसानों के खाते में गया है, वो जो भूमिहीन मजदूर है उनके खातों में गया है, स्व सहायता समूहों के खाते में गया है। वो 1,75,000 करोड़ अदानी अंबानी के खाते में नहीं गया है भाई साहब। दूसरी बात, 15 साल बनाम 5 साल जनता देख रही है। 15 साल में आपने बस्तर से लेके अंबिकापुर तक आदिवासियों की छाती छलनी कर दी। आपने कमीशन खोरी का खेल खेला, आपने झलियामारी जैसे बलात्कार कांड किए। अब 5 सालों में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और प्रकृति का विकास हो रहा है, तो आपको तकलीफ हो रही है। प्रधानमंत्री जी खुद छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। आपकी केंद्र सरकार कहती है 100 दिनों में महंगाई कम कर देंगे, कहाँ हुई 100 दिनों में महंगाई? ठीक है अनिल सिंह जी, कर रहे थे आप, कहाँ गए वो रोजगार? सौतेले व्यवहार की यदि बात है, यदि मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखनी भी थी तो ठीक चुनाव से पहले क्यों याद आ रहा है? ये चिट्ठी तो पहले भी लिखी जा सकती थी। 5 साल जी समय पूरा होने को आया है, दिखा दूंगा आपको। 4.5 साल से ज्यादा हो चुका है। प्रियंका जी, ये झूठा आरोप है। पहले दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी जब छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार होता था तब चिट्ठी लिखते थे। आज चिट्ठी नहीं लिखी उन्होंने। जब छत्तीसगढ़ की रेलें बंद हुई, जब छत्तीसगढ़ की रॉयल्टी का पैसा रोका गया, जब छत्तीसगढ़ के जीएसटी का पैसा रोका गया, जब छत्तीसगढ़ के गरीबों का हक छीना गया, जब छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का हक छीना गया, वनांचल प्रधानमंत्री जी के ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। मैं के शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। के शर्मा जी, जिस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोनों ही प्रवक्ताओं के द्वारा, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी देख पा रहे हैं, कुल मिला के चुनावी माहौल तो है ही है और यह आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जारी रहेगा। लेकिन अपनी अपनी बातों के द्वारा जनता के सामने जो जाने की बात की जा रही है, क्या जनता प्रभावित होगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में फिलहाल बात करें तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। 90 में से 71 विधायक है और भाजपा के पास मात्र 13 विधायक है। अब ये तय है कि जिसके चलते हुए केंद्रीय नेतृत्व तो भाजपा ने इसे गंभीरता से लिया है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता उनके चेहरे और केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर चुनाव मैदान में जा रही है, साथ ही कुशासन भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करेंगे तो यहाँ पे न्याय योजनाओं की बात हो, चाहे जो 1.25-2 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट के तहत लोगों की जेब में गया है, इसकी बात करें तो इसको भले ही आप रेवड़ी कह सकते हैं, कुछ लोग भाजपा आरोप लगा सकते हैं कि 82,000 करोड़ रुपए का ऋण भी सरकार के ऊपर है। तो लेकिन इसका लाभ लोगों को जो मिला है, जिनको डायरेक्ट बेनिफिट के तहत लाभ मिला, बेरोजगारी भत्ता की बात करें, न्याय राजीव गांधी किसान गोधन न्याय योजना की बात करें,
या भूमिहीन कृषक न्याय योजना की बात करें, तमाम प्रकार के जो योजनाओं के माध्यम से ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़िया मॉडल की बात की जा रही है, ये इसके दम पर भूपेश बघेल यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर कहें कि राष्ट्रीय पार्टी चूंकि दोनों है, कांग्रेस और भाजपा, तो अन्य राज्यों से कार्यकर्ताओं का आना या वरिष्ठ नेताओं का आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी जब असम और हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी या उत्तर प्रदेश में जब जिम्मेदारी मिल रही थी, तो वहां भी यहाँ से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गए थे, बात उसकी नहीं। लेकिन ये जो बाहर से जो कार्यकर्ता आएंगे, ये संगठन स्तर पर इनको छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता हैं वो कितने स्वीकार करते हैं, इसके साथ ही आम जनता के बीच जाएंगे तो इनकी बातों का वजन कितना रहेगा। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा जो बूथ स्तर पर यहाँ तक कि पन्ना प्रभारी तक की नियुक्ति कर चुकी है, तो यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और बाहर के कार्यकर्ता नेता जितने यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा लाभ नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ियावाद की बात कर रही वो ज्यादा हावी होता नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि ये जो स्ट्रैटेजी लेकर भारतीय जनता पार्टी आ रही है, आउटसोर्सिंग जो कर रही है, इस पर अभी संशय दिख रहा है कि जनता के बीच में ये बात पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। जयप्रकाश जी, के शर्मा जी का कहना है कि ये जो प्रयोग किया जा रहा है, ये प्रयोग छत्तीसगढ़ में चल नहीं पाएगा। इन दिनों छत्तीसगढ़ में कलम भी डरी हुई है, और बात को मैं समझ रहा हूँ। वरिष्ठ पत्रकार जी का बहुत सम्मान करता हूँ, और उन्होंने जो बोला कलम पे जयप्रकाश जी, कलम पे सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी राय रख रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है। जो इन्होंने कहा, धोखे और छल से 2018 में सरकार बनी थी, और अभी 2023 में इसका सूत्रा साफ होने वाला है। एक तरफ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जो है वो अनुपूरक बजट में ग्रामीण आवास न्याय योजना की बात करते हैं, जिससे कांग्रेस के नेता बताने का प्रयास करते हैं कि सरकार अपने खर्च पर गरीबों को पक्का मकान बनाकर देगी। लेकिन जब उसके क्रियान्वयन की बात आती है, तो मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार और मोदी जी की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं। ये कैसा छल है, ये कैसे छलावा है। 2020 और 21 में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के बीपीएल परिवारों के लिए 6,48,867 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी थी। राज्य सरकार ने इसे घटाकर 1,57,000 आवास कर दिया। नहीं, लेकिन जयप्रकाश जी, यदि वो किसी योजना के लिए केंद्र की तरफ देखते भी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने राज्यों में तो भर भर कर योजनाओं के लिए मदद करते नजर आते हैं। यदि कोई मुख्यमंत्री आपसे उम्मीद कर रहा है किसी विकास के कार्य को लेकर, तो उसमें गलत भी नहीं है, वो तो उनका काम है। केंद्र सरकार के द्वारा मिल रहे राशि से ही छत्तीसगढ़ जो है वो आगे बढ़ रहा है, और इनके द्वारा जो है कर्जे से कर्जा लिया जा रहा है, और भ्रष्टाचार करके ईडी के शिकंजा इनके गले पर कसा हुआ है। ये जो है इनका दम घुट रहा है। 2023 में जो है जनता इसका भली भांति उत्तर देगी। जनता सब कुछ समझ रही है, और ये जो कांग्रेस के लोग हैं केवल झूठी बातें करना, घुमा फिरा कर बातें करना, जनता को भ्रमित करना, केवल यही काम करते हैं। ठीक है, आपके राज्यों के मुख्यमंत्री जब आते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, तो क्या उन्हें सौगातें नहीं दी जाती? लेकिन ये अलग बात है कि वो दोनों आप ही की पार्टियां हैं, आप ही का राज्य, आप ही की सरकारें चल रही हैं। ठीक है, अनिल सिंह जी, यहाँ पर देखिए, अनिल सिंह जी, सवाल ये है कि ऋण है, उसके बाद योजनाओं का ऐलान तो कर दिया जाता है, लेकिन योजनाओं की पूर्ति के लिए फिर केंद्र सरकार की तरफ देखा जाता है। देखिए, एक संघीय व्यवस्था को ये कलंकित करने वाले बयान है। अगर छत्तीसगढ़ का कोयला, छत्तीसगढ़ की बिजली, छत्तीसगढ़ का बॉक्साइट, छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, छत्तीसगढ़ की वनों की संपदा प्रिय है इनको, तो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का हक, छत्तीसगढ़ के लोगों का हक नहीं देगी केंद्र की सरकार? संघीय व्यवस्था पर ये सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात, दैनिक भास्कर ग्रुप पर छापा पड़ा, पत्रकारों और लेखकों की हत्या हो गई, और केंद्र की सरकार तमाशा कर देखती रही। प्रधानमंत्री उनको फॉलो करते हैं जो गौरी लंकेश की हत्या पर मजाक उड़ाते हैं। आज ये मीडिया समूहों पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको बहुत सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं प्रियंका जी, माननीय हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जो के शर्मा जी हैं, इन्होंने कई बार मैं डिबेट में बैठा हूं, सरकार को क्रिटिसाइज करने का भी काम किया है, लेकिन मैं इनको भाजपा और संघ का तब बोल दूं, ये मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। जहां इनको लगता है कि सरकार गलत है, माननीय शर्मा जी ने वहां सरकार की आलोचना भी की है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीयता चलेगी तो इसमें सरकार की प्रशंसा नहीं है। और ये जो गोदी मीडिया पूरा पाल कर रखे हैं कुछ चैनल समूहों को, वो आज बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इस बारे में पत्रकार को इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं प्रियंका जी, ये किस नीति पर चल रहे हैं? इनको आलोचना सुनने का दम नहीं है इनमें।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भरे सदन में रामधारी सिंह दिनकर की आलोचना सुनी। नहीं, मैं छत्तीसगढ़ के चुनाव पे बात कर रही हूँ। पत्रकारों पे ना आप टिप्पणी करें, ना आप टिप्पणी करें, क्योंकि हर व्यक्ति, हर पत्रकार अपना काम बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए उस पर टिप्पणी करने के लिए डिबेट अभी नहीं रखी गई है। बात चलती है 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था आजादी से 2014 तक, आज 100 लाख करोड़, 155 लाख करोड़ का कर्ज हो गया केंद्र की सरकार का। के शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं पहले उनके पास जाना चाहूंगी। ठीक है, अनिल जी, के शर्मा जी के पास पहले। प्रियंका जी, ये आज बात करते हैं किसानों की और गरीबों की, जिन्होंने लूट खाया इस देश को, जिन्होंने सिलेंडर 1200 कर दिया। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन यदि आप विकास कार्यों की बात करते हैं तो आपको अपने विकास कार्यों का साथ यदि मिल रहा है तो फिर प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर, आवास की योजनाओं को लेकर उनको क्रिटिसाइज करने की जरूरत क्यों आन पड़ रही है? फिर बजट का रोना रोने की जरूरत क्यों पड़ रही है? विकास में केंद्र की सरकार की जो भागीदारी और साथ होना चाहिए वो नहीं है। छत्तीसगढ़ के बारदाने बंद के शर्मा जी के पास पहले मैं जाना चाहूंगी। जी, के शर्मा जी, ट्रेनें बंद हो जाएंगी। के शर्मा जी, पहले आपके पास आती हूँ मैं। जी, के शर्मा जी। छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता पर उंगली नहीं उठाया जा सकता, और मैं रायपुर प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ। मेरे व्यक्तिगत यदि कोई बात है कभी भी बात कर सकते हैं। भाजपा शासनकाल में भी प्रदर्शन हुआ है, छत्तीसगढ़ शासनकाल में भी क्या हो रहा है, ये भी कांग्रेस शासनकाल में क्या है ये भी मालूम है। सरकार हो या विपक्ष, सवाल उठाना हमारा काम है, सवाल उठाया जा सकता है। आप सवाल का जवाब देना बेहतर समझे तो ठीक है, लेकिन सवाल का जी बताऊंगा। उड़ीसा में भाजपा के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ से गए थे, वहां पे हत्या का जुर्म दर्ज हुआ। उनकी क्या स्थिति रही, उन कार्यकर्ताओं, रायपुर के कार्यकर्ताओं से संपर्क करके पता लगा ले उनके लिए कितने लोग शामिल, और बाहर जाने के बाद वहां के आम लोगों के बीच जब ऐसे बाहर से लोग मिलते हैं उनके साथ किस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो जाती है, ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज है छत्तीसगढ़ियावाद की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। सरकारी संरक्षण जिस तरह से छत्तीसगढ़िया संस्कृति, खान पान, खेल कूद को दिया गया है, उसके चलते हुए भाजपा को इस विषय पर आना ही होगा, जिसके चलते परिवर्तन यात्रा में आप छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगा रहे हैं और इस प्रकार के तमाम आपको भी उसमें आना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेताओं को आगे करना, ये एक विषय है। एक छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़िया मॉडल की नरवा गुरुआ गरवा बारी की जो बात हो रही है, ये चुनावी मुद्दा है। कांग्रेस इसको प्राथमिकता से उठा रही, भाजपा इसको नकार नहीं सकती। जी बिल्कुल। जयप्रकाश जी, सरकार यदि काम कर रही है तो काम तो गिनाती है। आप अपने राज्यों में काम गिनाएंगे, केंद्र सरकार की योजनाओं का आप बढ़ चढ़कर बखान करते हैं, तो फिर दूसरी पार्टी यदि करती है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? कहना चाहता हूं कि कोई भी मुद्दा पेट की आग से बड़ा नहीं हो सकता, भूख से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। यहाँ पे क्षेत्रवाद जो है उसका जहर घोलने का प्रयास छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का निर्माण भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी, और उन्होंने जिस कभी तो आप ओडीओपी की बात करते हैं, कभी आप वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, फिर छत्तीसगढ़ में यदि ऐसा कुछ होता है तो आपको वो स्थानीयवाद नजर आता है। ये तो बड़ी दो तरह की राजनीति नहीं हो गई? छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद जो छत्तीसगढ़ की परिकल्पना थी 15 साल डॉक्टर रमन सिंह ने क्षेत्रीयतावाद नहीं है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति को बढ़ाना क्षेत्रीयतावाद नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी हमारा हो जाता है 15 साल से हाँ जी। लगातार जो है हत्या, रेप, बलात्कार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है, और छत्तीसगढ़ में कल्चर पैदा हो गई है। छत्तीसगढ़ की जनता डरी हुई है। तो ये छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दों को उठाने के लिए आपको बाहर से नेताओं की जरूरत पड़ रही है? यदि छत्तीसगढ़ में ये मुद्दे हैं, यदि आप मजबूत विपक्ष हैं, तो आपको इन मजबूत विपक्ष बनकर ये मुद्दा उठाने के लिए बाहर से नेताओं की आउटसोर्सिंग करनी पड़ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि स्थानीय जो आपके नेता हैं, आपको उन पर भरोसा नहीं है, आपको लगता नहीं है कि वो स्थानीय मुद्दों को उठा पाएंगे? प्रियंका जी, मैं आपसे आग्रह पूर्वक, निवेदन पूर्वक कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के हिसाब से एक परिवार है, पार्टी नहीं एक परिवार है। और जब हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इस चुनाव को दो भागों में बांटा गया है, पॉलिटिकल और एक टेक्निकल। तो चुनाव के हिसाब से जो नेता आ रहे हैं वो एक संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत आ रहे हैं, और वर्ष भर चुनाव में काम चलते हैं। पार्टी जो है वर्ष भर काम करती है, संगठन में सशक्तिकरण अभियान हो चाहे अन्य अभियान हो, उसके वेरिफिकेशन के लिए बाहर से पर्यवेक्षक आते हैं। ये उसी कड़ी में हो रहा है, और भाजपा की तैयारियों को देखने के पर्यवेक्षक आते हैं और फिर एक एक क्षेत्र के 5-5 प्रभारी भी बनाए जाते हैं।
बिल्कुल प्रभारी, प्रभारियों की व्यवस्था- एक विधानसभा क्षेत्र के 5 प्रभारी है, तो पहली बार देखा जा रहा है। पहले भी ऐसा होता रहा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फाइनल कमेंट में अनिल जी से लेना चाहूंगी। अनिल जी, प्रियंका फाइनल जी। कमेंट अपना दीजिएगा। प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं को गौण कर दिया गया है। जब छत्तीसगढ़ के नेता अगर छत्तीसगढ़ के समस्याओं की बात नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ वो विपक्ष में है। बहुत जल्दी। 15 साल सरकार में भी गौण थे और 5 साल अब ठीक है। विपक्ष में भी ये संवाद के शर्मा जी, 10 सेकंड का comment। तो के इन्होंने शर्मा जी, चारों ठीक तरफ है। से आज घिर गए हैं। और छत्तीसगढ़ भारतीय में जनता 15 साल का भाजपा शासन और 5 साल का कांग्रेस शासन, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। विधानसभा और लोकसभा में अंतर को छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी समझती है। पिछले चुनाव में देख लीजिए, विधानसभा में कांग्रेस को जहां बहुमत मिलता है 71 विधायक के अभी है, और जी। दूसरी ओर 11 में से 9 सांसद यही छत्तीसगढ़ की जनता जी। मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पे बोल सकते हैं, बिल्कुल। केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर देती, इस प्रकार से अंतर को समझती है। ठीक है के शर्मा जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अनिल जी, आपका बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आउटसोर्सिंग को लेकर बात कर रहे थे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में इस समय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, स्थानीयवाद बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा, जिस तरह से यहाँ पर के शर्मा जी ने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में अब अंतर जनता बेहतर तरीके से जानती है। देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जनता किस चुनाव में किसको चुनती है, ये जनता ही तय करेगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।